हेलो एवरीवन। हाँ भाई, अपने जो क्लास 10 साइंस की जो सीरीज चल रही थी उसके अंदर अपना चल रहा था लेसन नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, जिसके अंदर अपनी 6 क्लासेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। ये है अपनी क्लास नंबर 7। ठीक है, तो मैं ये चीज़ पहले यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि ये कौन सी अपनी क्लास है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ भाई मैं क्लास नंबर 7। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में कंप्लीट कर दूं इस चैप्टर को। यदि कुछ बचेगा तो कुछ मिनट का बच सकता है, बाकी मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो में चैप्टर को कंप्लीट करने का, है ना भाई। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो आप लोग भाई वीडियो को ना अधिकतम शेयर कीजिए। अरे आपके लिए ना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, एकदम कॉन्सेप्ट से बेसिक से सारी चीज़ें क्लियर है। हर चीज़ को एकदम बेसिक से समझाते हुए टॉपिक को लेके चल रहा हूँ, तो फिर काय की दिक्कत भाई। तो अधिकतम वीडियो को आपको शेयर करना है भाई ना। चलो देखो, पिछली वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था, टॉपिक पीएच स्केल को कंप्लीट कर लिया था। आज अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा और वो टॉपिक है अपना है कौन सा भाई? लवण, साल्ट। हाँ भाई, लास्ट टॉपिक है अपना और टॉपिक का नाम क्या है? लवण यानी साल्ट। ये अपना लास्ट टॉपिक है। पहले अपन लवण के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं, फिर इसके अंदर आगे चलते जाएंगे। क्या क्या इसके अंदर है वो सारी चीज़ें अपन नोटिस करेंगे भाई। तो देखिए सब लोग जानते हैं कि लवण का फॉर्मेशन होता कैसे है। जब अम्ल और क्षार दोनों आपस में जुड़ेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? लवण का फॉर्मेशन होगा। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन इसकी देख लेते हैं परिभाषा। सबसे पहले क्या देखते हैं? परिभाषा। भाई जब अम्ल और क्षार दोनों आपस में जुड़ते हैं ना तो जल बनता है, और जल के अलावा जो पदार्थ बनता है वही क्या है? लवण है। देखिए भाई, जब अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं, जब अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो जल के अतिरिक्त बनने वाला पदार्थ लवण कहलाता है। एक मिनट भैया, थोड़ी सी नॉकिंग के साउंड आ रही होगी आपको, मैं थोड़ा सा इसको रिजोल्व करता हूँ एक बार। हाँ, जब अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो जल के अतिरिक्त बनने वाला पदार्थ लवण कहलाता है। क्लियर है भाई। अब देखिए, वैसे लवण ना 3 प्रकार के आपने देखे थे, उदासीन लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण। लेकिन जनरली हम जो डिस्कस करते हैं ना, एक प्रकार से यूँ मान के चलो हम उदासीन लवण की ही बात कर रहे हैं। इसलिए लवण का जो फॉर्मेशन होता है ना, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि जब अम्ल और क्षार आपस में जुड़ेंगे तो अम्ल तो क्षार के गुण को नष्ट कर देता है, क्षार अम्ल के गुण को नष्ट कर देता है, और जब दोनों एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं तो बचता है उदासीन। इसलिए इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये बात भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लवण का निर्माण उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा होता है। लवण का निर्माण उदासीनीकरण अभिक्रिया
द्वारा होता है। क्लियर है भाई? हाँ, आगे देखो, नेक्स्ट हेडिंग है इसके अंदर लवण परिवार। देखिए यहाँ से कोई क्वेश्चन तो बनता नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज में होना चाहिए लवण परिवार क्या है। तो परिवार का मतलब क्या है, उसके अंदर कुछ मेंबर्स होंगे, कुछ सदस्य होंगे। तो इसको ना समझने से पहले, इसकी डेफिनेशन समझने से पहले मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, वो देखना। मैंने यहाँ पे लिखा K2SO4, Na2SO4, CaSO4, ये सारे लवण है भैया ना। K2SO4, Na2SO4, CaSO4, MgSO4, है ना, और भी हो सकते हैं, CuSO4, आगे हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा Na2SO4, NaCl, NaNO3, NaNO3। इसके अलावा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा NaCl, NH4Cl, है ना, और भी अपन एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे मैं इन सब में देख रहा हूँ तो क्या कॉमन दिख रहा है? ऊपर जो मैंने एग्जाम्पल लिखे सारे के सारे, यहाँ पर मुझे सल्फेट चीज कॉमन दिखाई दे रही है। सल्फेट बोले तो SO4 2-। यहाँ पर इस सेकंड वाली जो सीरीज है, यहाँ पर मुझे सोडियम कॉमन दिखाई दे रहा है Na+। यहाँ पर नीचे के दोनों एग्जाम्पल में मुझे क्लोराइड कॉमन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर जो भी लवण है उनमें सल्फेट कॉमन है, तो ये हो जाएंगे सल्फेट परिवार के लवण। क्या कॉमन है? सल्फेट कॉमन है। सेकंड में सोडियम कॉमन है, तो सोडियम लवण के परिवार। इसमें क्लोरीन यानी क्लोराइड कॉमन है, तो क्लोराइड लवण के परिवार के लवण हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे? यानी जो लवण होते हैं ना, इनमें या तो कोई ऋणात्मक वाली चीज या कोई धनात्मक वाली चीज समान हो सकती है। तो ऋणात्मक तो बोलते हैं ऋणमूलक, नेगेटिव, और इसे बोलेंगे धनमूलक। धन का मीन्स पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव रेडिकल और पॉजिटिव रेडिकल। यानी जो लवण होते हैं उनके अंदर या तो कोई पॉजिटिव चीज या कोई नेगेटिव चीज समान होगी, उन्हें अपन बोलते हैं लवण परिवार। यहाँ पे सब में सल्फेट कॉमन है, तो सल्फेट परिवार के लवण। यहाँ पे सोडियम कॉमन है, सोडियम परिवार के लवण। यहाँ पे क्लोराइड कॉमन है, क्लोराइड परिवार के लवण। तो डेफिनेशन क्या बनेगी वो देखो, यानी जो समान होगा वो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। तो पहले अपन इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। हाँ भाई, तो पहले तो मैं इनको मिटाते तो नहीं है, अपन बाद में यूज करेंगे, तो मैं यहीं पर साइड में कर देता हूँ एक बार, फिर लिख लेंगे। देखो भाई, तो परिभाषा क्या बनेगी भाई इसमें? समान धन मूलक या समान ऋण मूलक। समान धन मूलक या समान ऋण मूलक वाले लवण एक ही परिवार के लवण कहलाते हैं। एक ही परिवार के लवण कहलाते हैं। एक ही परिवार के लवण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपसे बात करना चाहूं तो जैसे सल्फेट परिवार के लवण, सल्फेट परिवार के लवण, तो आप लोग देख सकते हैं ये सारे सल्फेट लवण के, सल्फेट परिवार के लवण हैं। सेकंड किसका है? सोडियम, सोडियम परिवार के लवण। ये देखो नीचे किसके हैं? क्लोराइड,
Cl माइनस है ना, तो क्लोराइड हो जाएगा। क्लोराइड परिवार के लवण होगा, नहीं होगा भाई? तो कॉमन चीज़ है। वैसे एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन आपसे कोई पूछ भी ले कि सल्फेट परिवार के लवण के एग्जाम्पल, तो वो एग्जाम्पल देने हैं, वो लवण बताने हैं जिनमें सभी में सल्फेट कॉमन हो। ठीक है, सोडियम का पूछे तो सोडियम कॉमन हो। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तो डेफिनेशन है, ये लवण परिवार है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं इसके अंदर अपन लवणों का पीएच। लवणों का पीएच क्या है रे? लवणों का पीएच। अब मेरी बात सुन लीजिए भाई, मैंने एक टॉपिक करवाया था अम्ल, क्षारक व लवणों के प्रकार। वहाँ पे मैंने लवणों के प्रकार बताए थे, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, उदासीन लवण। तो अम्लीय लवण का पीएच कितना होता है? 7 से कम, यानी 0 व 7 के बीच। उदासीन लवण का होता है 7, और क्षारीय लवण का होता है 7 से 14 के बीच, या 7 से अधिक। तो यही तो है लवणों का पीएच। यानी इस हेडिंग के अंदर हमें लवणों का प्रकार ही पढ़ना होता है, तो वापस लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो जो आपने लवणों का प्रकार डिस्कस किया था, जो अम्ल क्षारक लवणों के प्रकार से जो टॉपिक डिस्कस किया था, वहाँ पे मैंने लवणों का प्रकार बताया था, वही टॉपिक, वही हेडिंग यहाँ पे पढ़ेंगे आप लोग। तो बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारे ये, और लास्ट टॉपिक की लास्ट हेडिंग है, वो क्या है समझना भाई। हाँ, हेडिंग हमारी कुछ यूं है, साधारण नमक से रसायन। इस हेडिंग के बारे में मैंने पिछले वीडियो में कुछ बातें बता चुका था भाई, है ना। इस हेडिंग का मतलब मैं समझा चुका था, खैर वापस समझाऊंगा अभी, लेकिन उस समय मैं आपको इसका मतलब समझा चुका था भाई। देखिए क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो अपन ना ये जो हेडिंग लिखी है साधारण नमक से रसायन, इसको समझते हैं कि ये क्या है। देखना, साधारण नमक, इसका सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और रसायन का मतलब है कुछ रसायन यौगिक, कुछ रासायनिक यौगिक। तो ये जो NaCl है ना, इससे कुछ रसायन बनेंगे, कुछ यौगिक बनेंगे, उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। कौन कौन से करना है तो सुनिएगा। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले कौन सा डिस्कस करेंगे भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है NaOH। क्लियर। सेकेंड रसायन अपन लोग डिस्कस करेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा जो होता है, इसका सूत्र होता है NaHCO3। तीसरा अपन जो रसायन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे दावन सोडा। कौन सा भाई? दावन सोडा, इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3.10H2। क्लियर। 4 नंबर पर अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। और एक और केमिकल यूज डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें NaCl का कोई रोल नहीं है, वो हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। तो मैं 5 नंबर लगा के लिख देता हूं, जिसका नाम है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र होता है CaSO4.1/2H2। आई थिंक बात आपके समझ में आ रही होगी। जो हमारी हेडिंग है वो है साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। इस NaCl से कुछ रसायन बनेंगे जिनके बारे में डिस्कस करेंगे, और वो रसायन कुछ यूं है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बेकिंग सोडा NaHCO3, दावन सोडा Na2CO3.10H2O, विरंजक चूर्ण CaOCl2। और एक और डिस्कस करेंगे जिसमें इस NaCl का कोई रोल नहीं है, लेकिन एक और कंपाउंड अपन डिस्कस करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र होता है CaSO4.1/2H2O। आई थिंक मोटा मोटी चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, है ना। और इसके अंदर देखो, अभी जो पांचों अपन रसायन डिस्कस करेंगे, इनके अंदर पांच चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, सामान्य नाम, बनाने की विधि कि NaCl से कैसे बनेगा और उसके उपयोग, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे, है ना भाई। तो चलो चलते हैं, सबसे पहला हेडिंग है अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, एकदम सारी चीज़ें पेशेंस से और ध्यान से आपको समझना है, एकदम इजी पॉइंट है सारे के सारे, और यहाँ से क्वेश्चन बनने की 100% संभावना होती है। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो एकदम पेशेंस से आपको समझना है। देखिए, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 1 नंबर लगा के मैं ये लिख देता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ भाई, पहला पॉइंट, सबसे पहले इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे रासायनिक सूत्र। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaOH। फिर बात करते हैं इसका रासायनिक नाम, कि भाई इसका रासायनिक नाम होता क्या है। रासायनिक नाम, तो NaOH का रासायनिक नाम क्या होता है भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऊपर भी लिखा गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर बात करते हैं सामान्य नाम, कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका सामान्य नाम क्या है। तो इसका सामान्य नाम होता है कास्टिक सोडा। क्या होता है भाई? कास्टिक सोडा। तीनों पॉइंट क्लियर? देखो, याद करना है भाई, इसमें कोई वो नहीं है ना। फिर देखते हैं अपन 4 नंबर का पॉइंट, बनाने की विधि। किससे बनेगा? NaCl सोडियम क्लोराइड से बनेगा। तो कैसे बनेगा वो चीज़ें आप लोग देखना भाई। 1 मिनट मैं डिस्प्ले पर देख लेता हूँ, ये चीज़ विजिबल है ना, साइड में से कट तो नहीं रहा है, बिल्कुल सब कुछ ओके है। देखना भाई, बनाने की विधि क्या होती है। देखो, ये लिए मैंने NaCl, और NaCl का मैं ले रहा हूँ जलीय विलयन, यानी NaCl को जल में घोलूंगा। और जब मैं NaCl को जल में घोलूंगा और फिर उसमें करंट गुजारूंगा, इलेक्ट्रिक करंट है ना, विद्युत धारा गुजारूंगा, तो सोडियम क्लोराइड क्या हो जाता है? टूट जाता है, वियोजित हो जाता है। और वियोजित होके एक तो बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में बनाता है हाइड्रोजन गैस, और साथ में बनाता है क्लोरीन गैस। ये विधि होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने की। किससे? सोडियम क्लोराइड से। हमने क्या लिया भाई? NaCl जल में घुला हुआ है, तो सोडियम क्लोराइड का लिया जलीय विलयन, और जब उसमें से करंट, इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हैं, तो जो सोडियम क्लोराइड है ये टूटकर एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, क्लोरीन गैस बनाती है। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, इस अभिक्रिया को ना क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि क्लोर मीन्स क्लोरीन गैस बन रही है, क्षार मीन्स ये क्षार बन रहा है। दूसरी बात। तीसरी बात, ये जो हाइड्रोजन, देखो जब भी विद्युत शब्द आए ना, तो 2 चीज आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए, एनोड और कैथोड। तो जो क्लोरीन गैस है ये एनोड वाले सिरे पर प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड वाले सिरे पर प्राप्त होती है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये भी कैथोड वाले सिरे पर प्राप्त होता है। ये तीनों चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए भाई,
बनाने की विधि के अंदर। क्लोर क्षार अभिक्रिया पूछ लेता है कई बार, तो ये इस नाम से दे देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि, या यहाँ से पूछ लेगा कि हाइड्रोजन गैस कौन से सिरे पर प्राप्त होती है। ठीक है, अभी मैं याद भी करवाऊंगा इस चीज़ को कहानी से, है ना, सुनते जाओ। तो बनाने की विधि में क्या लिखेंगे, जब सोडियम क्लोराइड के सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो सोडियम क्लोराइड वियोजित होकर यानी टूटकर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ ही हाइड्रोजन गैस अभिक्रिया को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं मैं, नहीं दिक्कत करेगी भाई। साथ ही हाइड्रोजन गैस व क्लोरीन गैस भी प्राप्त होती है। क्लोरीन गैस भी प्राप्त होती है। ठीक है, हमें प्राप्त क्या करना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि प्राप्त हो चुका है। ये मैंने हिंदी में लिख दिया है और ये इसका समीकरण रूप हो गया। क्लियर? आगे की बातें मैं लिख देता हूं। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। यहां पे लिख देता हूं मैं, इस प्रक्रिया को या इस अभिक्रिया को वापस थोड़ा सा रिएक्शन को नीचे करना होगा भाई। चलो, इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि हो गई, या बोले तो क्लोर क्षार अभिक्रिया हो गई। ये समीकरण रूप है। एक पॉइंट और बताऊंगा आपको मैं कि हाइड्रोजन गैस कौन से सिरे पर, क्लोरीन कौन से पर और सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन से पर। क्यों? देखो, जब भी है ना विद्युत शब्द आता है ना, विद्युत धारा, तो एनोड और कैथोड दो चीजें तुरंत आपके दिमाग में आनी चाहिए। और जैसे ही एनोड कैथोड आपके दिमाग में आएंगे तो ये चीज भी आपके दिमाग में आ जाएगी कि कौन सी गैस कौन से सिरे पर प्राप्त होगी। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्लोरीन गैस एनोड पर तथा हाइड्रोजन गैस कैथोड
सिरे पर प्राप्त होती है, कैथोड सिरे पर प्राप्त होती है तथा साथ ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन यानी जो NaOH होता है उसका विलयन, साथ ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन भी कैथोड पर प्राप्त होता है, कैथोड पर प्राप्त होता है। क्लियर है भाई? तो ये चीज़ें ना एग्जाम में कई बार पूछी जाती है भाई। तो क्लोरोक्षार अभिक्रिया में क्लोरीन गैस तो एनोड पर प्राप्त होगी, हाइड्रोजन गैस कैथोड सिरे पर प्राप्त होगी और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है ये भी कैथोड पर ही प्राप्त होगा। याद कैसे रखेंगे वो चीज देखना भाई। आपके पास क्या क्या चीजें हैं? आपके पास जैसे एक तो आपने लिखा है हाइड्रोजन गैस, क्या लिखे भाई आपने? हाइड्रोजन। एक लिखे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये लिखा है ना भाई। देखो 3 में से 2 याद करा दूंगा तो एक तो वैसे ही याद हो जाएगी ना। हाइड्रोजन में एक शब्द आ रहा है हाई, कहानी सुनिएगा पहले। मैं ये चीज ना पहले भी बता चुका हूं भाई। लेसन नंबर 1 में जल का वैद्युत अपघटन करवाया था, और जब जल का वैद्युत अपघटन करेंगे यानी करंट, इलेक्ट्रिक करंट देके तोड़ेंगे, और क्या बताया था मैंने? जैसे इलेक्ट्रिक शब्द आता है एनोड कैथोड दिमाग में आने चाहिए। तो जैसे ही जल को तोड़ेंगे करंट के द्वारा तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पर, ऑक्सीजन गैस एनोड पर प्राप्त होती है। सेम कहानी यहां पर सुनेंगे, सेम रिजल्ट होगा। देखना, आपने 10th का एग्जाम दिया, आपके 100 में से 100 मार्किंग हो गई, 100 में से 100 मार्किंग हो गई। आपकी बुआ जी के लड़के ने भी एग्जाम दिया, उसके ना 95 नंबर आ गए 100 में से। अब एक बार क्या हुआ, कोई शादी ब्याह होता, कोई फंक्शन था, आपको इनके घर जाना था, आप चले गए। अब इससे को ये पता नहीं था कि इसने भी 10th का एग्जाम दिया है और इसके ना साइंस में 100 में से 100 नंबर हैं। इसने सोचा मेरे आए हाईएस्ट 95, इससे अधिक तो किसी का आ ही नहीं सकते। तो जैसे ही ये इसके घर पहुंचा, इसने पूछा और भाई क्या हाल चाल है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, क्या बात है? हाँ भाई, इसने बोल दिया भाई 10th का एग्जाम दिया है। अच्छा तो ये बताओ साइंस में कितने नंबर आए? अब देखो, जिस बच्चे के फुल में से फुल मार्किंग होती है, बेशक उसने मेहनत तो की है, मेहनत इसने भी की है, मना नहीं कर रहे हम, लेकिन 100 में से 100 नंबर लेके आ रहा है, यानी इसकी जो मेहनत है ना, मेहनत खूब है, ईगो बिल्कुल नहीं है। और जिस बच्चे के फुल में से फुल मार्किंग होती है वो कभी डिंडोरा नहीं पीटता है, और जब उसे पूछा जाएगा ना तो वो एक ही जवाब देगा, भाई मेरे तो ना थोड़े से नंबर आए हैं। तो जैसे इससे पूछा तो इसने जवाब दिया मेरे थोड़े से नंबर आए हैं। इसने क्या बोला? मेरे थोड़े से नंबर आए हैं। तो मुझे पहले बताओ, थोड़े से कैथोड बनेगा नहीं बनेगा? पहली चीज। तो दूसरी बात, इसके थोड़े से नंबर नहीं आए थे, इसके तो हाईएस्ट नंबर आए थे। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा। तो जिसके हाईएस्ट नंबर आएंगे, सबसे ज्यादा नंबर आएंगे, वो बोलेगा थोड़े से नंबर आए हैं। तो हाई से तो बन जाएगा हाइड्रोजन और थोड़े से बन जाएगा कैथोड। बनेगा नहीं बनेगा? जिसके हाईएस्ट नंबर आएंगे वो बोलेगा थोड़े से आए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो हाई से हाइड्रोजन, थोड़े से कैथोड, इस दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस कैथोड सिरे पर प्राप्त होती है। यहाँ पे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम में सोडी शब्द आ रहा है, सोडी से बनेगा थोड़ी और थोड़ी से बनेगा कैथोड। अरे आराम से बन जाएगा, सोडी से थोड़ी से थोड़ा से कैथोड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड सिरे पर प्राप्त होती है। बची क्लोरीन गैस, बचा एनोड, तो क्लोरीन गैस एनोड सिरे पर प्राप्त हो जाएगी। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, याद हो गया होगा भाई? चलो तो बल्ले बल्ले हो गए, आगे देखते हैं। हाँ भाई,
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने की विधि कंप्लीट है आपकी। ठीक है, अब देखते हैं उपयोग। अब देखने में इसके यहाँ पे देखते हैं अपन, नेक्स्ट पॉइंट अपना होगा उपयोग का। यूजेज क्यों बार बार आता है रे, क्या चाहता है भाई। वैसे अपन ना सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पढ़ना है, लेकिन देखो इसके अंदर ना और भी उपयोग दे रखे हैं। कैसे? आपने अभिक्रिया में क्या देखा था? अभिक्रिया में आपने देखा था कि जो सोडियम क्लोराइड है, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में करंट छोड़ जाएगा तो ये बनेगा। तो आपको देखो हाइड्रोजन गैस का उपयोग भी पढ़ना है, क्लोरीन गैस का भी पढ़ना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी पढ़ना है, और लगे हाथ HCl के उपयोग दे रखे हैं वो भी पढ़ने हैं। क्लियर है भाई? तो चारों उपयोग अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे हाइड्रोजन गैस के उपयोग। हाइड्रोजन गैस के उपयोग, सबसे पहले अपन इसके उपयोग देखते हैं। हाँ भाई, हाइड्रोजन गैस का उपयोग, पहला उपयोग ईंधन के रूप में, यानी जो फ्यूल होती है उसके रूप में, ईंधन के रूप में। याद करने में आपको ना सिंपल सी देखो कहानी बस यही है। सेकंड उपयोग इसका, सेकंड उपयोग है इसका खाद के लिए। जो खाद होता है ना खेती में डालते हैं, खाद के लिए अमोनिया बनाने में, खाद के लिए अमोनिया बनाने में। अमोनिया का सूत्र क्या होता है भाई? अमोनिया का सूत्र होता है NH3। देख सकते हैं इसमें हाइड्रोजन आ रहा है ना, तो हाइड्रोजन मतलब खाद के लिए अमोनिया बनाने में। तीसरा पॉइंट है इसका मार्गरीन बनाने में, मार्गरीन बनाने में। अब ये मार्गरीन क्या होता है? डालडा की देखा है ना आपने, वैसा ही होता है भैया ना, मार्गरीन एक केमिकल होता है वो बनाने में। चलो आगे देखो, तो हाइड्रोजन गैस के उपयोग हो गए। सेकंड नंबर पर अपन देखते हैं क्लोरीन गैस के उपयोग, Cl2 गैस के उपयोग। Cl2 गैस के उपयोग। ये क्या आवाज हो रही है भाई, क्या चक्कर है? Cl2 गैस के उपयोग। हाँ भाई, पहला उपयोग जल की स्वच्छता में, जल को साफ करने में, जल की स्वच्छता में पहला उपयोग। सेकंड उपयोग सुनना, स्विमिंग पूल में, गर्मी आ गई भाई, काम देगा भी, तो स्विमिंग पूल में। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है इसका PVC, PVC में, PVC जानते हो ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो कोष्टक में मैं इसका पूरा नाम लिख देता हूं भाई, पॉलीविनाइल। कभी कभी विनाइल की जगह वायलिन शब्द भी आता है, वाइनिल, वाइनिल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीवाइनिल क्लोराइड। चौथा उपयोग CFC में, CFC जानते हो ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो अपने जो AC वगैरह होते हैं, फ्रिज वगैरह होते हैं, उनमें यूज होती है भाई ना। तो पूरा नाम लिखता हूँ इसका मैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ भाई, तो जल की स्वच्छता में, स्विमिंग पूल में, PVC में और CFC में। यहाँ पे किसका उपयोग होता है? Cl2 गैस का उपयोग होता है। आगे देखो, अब बात करते हैं अपन NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग।
सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। हाँ भाई, पहला उपयोग है इसका धातुओं से ग्रीज हटाने में। ग्रीज मीन्स होता है ग्रीस, जब अपन ग्रीस बोलते हैं वो ग्रीज होता है ना भाई, धातुओं से ग्रीज हटाने में। सेकंड, साबुन एवं अपमार्जक में। साबुन एवं अपमार्जक, अपमार्जक मतलब है आपका जो डिटर्जेंट पाउडर होता है, सर्फ वगैरह, उसके बारे में बात कर रहे हैं। साबुन एवं अपमार्जक में। तीसरा पॉइंट, कागज उद्योग में। कागज उद्योग में, एक मिनट रुको ना भाई, थोड़ा सा ये साउंड का प्रॉब्लम। हाँ, धातुओं से ग्रीज हटाने में, साबुन एवं अपमार्जक में, कागज उद्योग में, और इसके अलावा कृत्रिम फाइबर में। कृत्रिम फाइबर, है ना भाई। तो ये Cl2, हाँ एक उपयोग वो लिख सकते हैं यहाँ पे अपन, रोगाणुनाशक में, कीटनाशक के अंदर, रोगाणुनाशक या कीटनाशक में, यानी रोगाणु को नष्ट करने में, है ना। चलो अब चलते हैं, एक और दे रखा है वैसे HCl यहाँ पे कहीं पर भी नहीं आया है, आप लोग देख सकते हैं समीकरण के अंदर जो क्लोर क्षार अभिक्रिया आपने लिखी थी वहाँ पे आपने देखो हाइड्रोजन गैस का उपयोग लिख लिए, Cl2 गैस के लिख लिए, NaOH के लिख लिए, HCl कहीं पर भी नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम उसमें आपकी बुक में दे रखा है तो मैं लिखवा देता हूँ भाई, HCl के उपयोग और लिख लेते हैं यहाँ पे, HCl के उपयोग, HCl के उपयोग। हाँ भाई, पहला उपयोग है इस्पात, यानी स्टील जो होता है ना उसकी सफाई में, इस्पात की सफाई में, पहला उपयोग। सेकंड उपयोग है सौंदर्य प्रसाधन, जो कॉस्मेटिक चीजें होती है ना, मेकअप वगैरह, उनके बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन में। तीसरा पॉइंट, इसके अलावा औषधि निर्माण में, औषधि निर्माण में। क्लियर है। तो ये सारे उपयोग हो गए। तो जो पहला था सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके ना 5 पॉइंट क्लियर है, रासायनिक सूत्र क्लियर है, रासायनिक नाम क्लियर है, और सामान्य नाम क्लियर है, बनाने की विधि क्लियर है, और उपयोग क्लियर है। ठीक है। सेकंड अपन देखते हैं बेकिंग सोडा। सेकंड आपने क्या लिखा था भाई, बेकिंग सोडा, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड है आपका मच्छर आ गए भाई, बेकिंग सोडा। हाँ भाई, बेकिंग सोडा, तो वही सारे पॉइंट क्लियर करेंगे इसके अंदर भी। सबसे पहले देखते हैं अपन रासायनिक सूत्र। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। ठीक है। फिर बात करते हैं रासायनिक नाम। रासायनिक नाम होता है इसका Na मीन्स सोडियम, H मीन्स हाइड्रोजन, तो सोडियम हाइड्रोजन, और CO3 मतलब यहाँ पर क्या है, कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑलराइट, ये इसका हो गया रासायनिक नाम। अब बात करते हैं सामान्य नाम। सामान्य नाम,
तो सामान्य नाम होता है इसका खाने का सोडा, खाने का सोडा, या इसे बोलते हैं मीठा सोडा, स्वीट सोडा, मीठा सोडा। तो तीनों पॉइंट क्लियर है, रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम और सामान्य नाम। आप देखते हैं बनाने की विधि कि कैसे ये बनेगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बनाने की विधि, हाँ भाई, बनाने की विधि देखो, देखना किससे बनाएंगे, NaCl से बनाएंगे। तो ये आपका NaCl है और NaCl के जलीय विलयन में हम क्या करेंगे, एक तो अमोनिया गैस और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब ये चीज़ें डालते हैं ना, यानी जो अमोनियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है, तो एक तो बनता है आपका बेकिंग सोडा NaSCO3 और साथ में बनता है अमोनियम क्लोराइड। तो ये बातें लिख देता हूँ, क्या क्या बनेगा। एक तो बनेगा NaHCO3 यानी आपका बेकिंग सोडा, और एक बनेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये बनाने की विधि होती है। तो लिख देते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से अमोनिया गैस व कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है तो बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, साथ में अमोनियम क्लोराइड जिसे हम सामान्य भाषा में नौसादर बोलते हैं, है ना, वो प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जब सोडियम क्लोराइड, गर्मी बहुत है भाई ना, पसीने पसीने हो चुके हैं। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया गैस, मैं सीधा लिख देता हूँ सूत्र ना, अमोनिया गैस व कार्बन डाइऑक्साइड गैस जलीय विलयन में से, पूरा लिखो, अमोनिया गैस व कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है तो बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। तो बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, साथ में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, साथ में अमोनियम क्लोराइड भी प्राप्त होता है। तो ये हो गई बनाने की विधि, ठीक है। चलो अब देखते हैं उपयोग। गर्मी बहुत है भाई, आपके लिए ना पसीना पसीना हो चुके हैं यहाँ पर, लेकिन आप लोगों को कोई फक्कर नहीं पड़ता है कि वीडियो को शेयर कर दिया जाए, है ना। तो भाई वीडियो को अधिकतम शेयर करो, बच्चों को जोड़ो भाई ना। देखो यदि आपकी डिमांड रहेगी ना तो मैं मैथ के क्लासेज भी चालू कर दूंगा भाई, मैथ के टीचर भी अवेलेबल है अपने पास, और मैथ की क्लासेज प्रॉपर मैं चालू कर दूंगा यदि आप इंटरेस्टेड हो तो, है ना। तो पहले ये चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना भाई, यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कर देना। क्लास 10 साइंस, क्लास 10 की मैथ की क्लासेज भी अपन लोग चालू कर देंगे भी, ठीक है। टीचर्स अवेलेबल है अपने पास। देखो उपयोग, तो पहला उपयोग होता है इसका, बेकिंग सोडा का पहला उपयोग होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। क्या बनाने में भाई? बेकिंग पाउडर बनाने में। पहला उपयोग क्या इसका? बेकिंग पाउडर बनाने में। किसका? बेकिंग सोडा का। अभी क्वेश्चन उठता है कि बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो देखिएगा भाई, बेकिंग पाउडर बराबर बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल।
प्लस टार्टरिक अम्ल। यानी क्या बात हो गई वो देखना, एक मिनट में इसको डिब्बे में बंद कर देता हूं। देखो, पहला उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर क्या होता है कि जो बेकिंग सोडा होता है, अभी आपने देखा था, उसके अंदर यदि आप लोग टार्टरिक अम्ल को मिला देंगे तो क्या प्राप्त होगा, बेकिंग पाउडर प्राप्त होगा। ठीक है, अब इससे होता क्या है वो देखना। देखो, आपने कहीं पर भी बेकिंग पाउडर को यूज किया तो बेकिंग पाउडर का मतलब क्या हुआ, बेकिंग सोडा यानी NaSCO3, और इसमें मिला दिया आपने अम्ल, टार्टरिक अम्ल। ये आपका बेकिंग सोडा या आपका अम्ल दोनों मिलकर के बन जाएगा बेकिंग पाउडर। और जब आप लोग इसको गर्म करोगे या जल में मिलाओगे तो क्या होगा, एक तो आपको प्राप्त होगी CO2 गैस, एक आपको प्राप्त होगा जल, और साथ में ये जो अम्ल है, अम्ल का सोडियम लवण, क्योंकि सोडियम है वो इससे क्रिया करेगा तो बनेगा अम्ल का सोडियम लवण, अम्ल का सोडियम लवण। यानी जो भी लवण बनेगा उसमें सोडियम होगा, सोडियम धातु होगी, तो अम्ल का सोडियम लवण। ठीक है, अब ये जो CO2 गैस है ना, इसके कारण जो भी आपकी पाव रोटी है, केक है, ये क्या होता है, स्पॉन्जी, सॉफ्ट हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। ठीक है, और साथ में ना थोड़े से खट्टे टाइप के हो जाते हैं, क्योंकि क्या मिला दिया आपने, अम्ल मिला दिया है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि जब बेकिंग पाउडर को, किसी ने पूछा जाता है भाई बेकिंग पाउडर को गर्म करने की अभिक्रिया, तो आपको लिखनी पड़ेगी, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है, गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है, गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है, तो निम्न अभिक्रिया होती है। निम्न मीन्स जो नीचे लिखी है ये वाले ना, तो निम्न अभिक्रिया होती है जिसमें प्राप्त CO2 गैस के कारण, या CO2 गैस, हाँ पूरे लिख दो, CO2 गैस के कारण पाव रोटी, अरे खाने की आती है ना, मार्केट में बहुत खाते हो, पाव रोटी व केक, स्पॉन्जी, स्पॉन्जी का मतलब होता है गूदेदार, है ना, स्पॉन्जी व मुलायम, स्पॉन्जी व मुलायम हो जाते हैं, स्पॉन्जी व मुलायम हो जाते हैं। क्लियर है। और जो लिखा है ना निम्न अभिक्रिया होती है, निम्न का मतलब जो नीचे लिखी है। तो पहला उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, और बेकिंग पाउडर का मतलब होता है बेकिंग सोडा के अंदर आप लोग मिला दो टार्टरिक अम्ल, और जब ये बेकिंग पाउडर को यूज करेंगे तो ये अभिक्रिया होगी। बेकिंग पाउडर मीन्स बेकिंग सोडा प्लस अम्ल, गर्म करेंगे जल में मिलाएंगे तो ये अभिक्रिया होगी। इस CO2 गैस के कारण जो भी आपका केक है, जो भी आपकी पाव रोटी है, जो भी डबल रोटी है, वो सब क्या हो जाते हैं, स्पॉन्जी, सॉफ्ट हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। क्लियर है भाई। सेकंड उपयोग देखो, हाँ जी, सेकंड उपयोग देखना इसका। सेकंड उपयोग होता है स्वादिष्ट पकोड़े बनाने में, स्वादिष्ट पकोड़े बनाने में, पकोड़े बनाते हैं ना भाई रसोई घर में, वो स्वादिष्ट पकोड़े बनाने में वहां पर क्या अभिक्रिया होगी। देखो, आपने लिया बेकिंग सोडा NaSCO3, भाई आपने जिसके भी पकोड़े बना रहे हैं उसमें क्या डाला, बेकिंग सोडा डाला, यानी NaSCO3 डाला, और जैसे डालेंगे गर्म होगा, जब आप लोग गर्म करेंगे यानी ऊष्मा देंगे, जब ऊष्मा देंगे गर्म करेंगे तो ये टूटेगा किस किस में, Na2CO3 में, सोडियम कार्बोनेट में, साथ में CO2, साथ में जल, ये अभिक्रिया होगी। ठीक है, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस जल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जब बेकिंग सोडा को गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया, ये बनेगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। तीसरा उपयोग, खाने को शीघ्रता से पकाने में, खाने को
सिक करता है। यदि कभी कभी आपको खाना थोड़ा जल्दी पकाना हो तो भी इसका यूज करता है ना, खाने को शीघ्रता से पकाने में। ठीक है। इसके अलावा बेकिंग सोडा ना एक प्रकार का एंटी एसिड होता है, प्रति अम्ल। जब आपने पीएच का दैनिक जीवन में महत्व देखा था, वहाँ पर मैंने लास्ट नंबर पे 6 नंबर पे एक पॉइंट लिखवाया था कि जब मधुमक्खी डंक मारती है तो हमारी त्वचा में मेथेनोइक अम्ल छोड़ देती है, और उस मेथेनोइक अम्ल के कारण क्या होगा, जलन होगा, दर्द होगा, सूजन होगी। उस कंडीशन में यदि हम लोग बेकिंग सोडा लगा ले तो वो ना दर्द गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें अम्ल था, बेकिंग सोडा क्षार है, उसके गुण को नष्ट कर देगा। तो बेकिंग सोडा एक प्रकार का हो गया एंटी एसिड, प्रति अम्ल। वैसे ही तो ये वही तो है बेकिंग सोडा, तो ये पेट की अम्लीयता को दूर करता है। ठीक है। तो ये बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बेकिंग सोडा एक प्रकार का प्रति अम्ल एंटी एसिड होता है, एक प्रकार का प्रति अम्ल होता है। इसका उपयोग पेट की अम्लीयता, एसिडिटी जो होती है, पेट की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। पेट की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। ऑलराइट, ठीक है भाई। लास्ट पे देखना, सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग है इसका, सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में। सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में कैसे, सुनिएगा। पहले मैं अभी के लिए लिख देता हूँ। देखो, अग्निशामक यंत्र का मतलब है आग बुझाने में, और आग बुझाने के लिए कौन सी गैस जरूरी है, CO2 गैस जरूरी है। सोडा का मतलब हो गया बेकिंग सोडा, NaHCO3। ठीक है। और अम्ल का मतलब हो गया, जिसमें लिया HCl। सोडा मीन्स NaCO3 प्लस HCl। और ये बिक्री आप लोग पढ़ चुके हो भाई, जब आपने अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्म देखे थे। ये क्या है, सोडियम धातु बाइकार्बोनेट, और ये अम्ल है। तो जब भी अम्ल की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से करवाई जाए, धातु बाइकार्बोनेट से करवाई जाएगी, तो लवण बनेगा, जल बनेगा, और साथ में CO2 गैस बनेगी। नहीं बनेगी? तो देखो, सोडा मीन्स बेकिंग सोडा, अम्ल मीन्स ये अम्ल आ गया। जब दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ये बनेगा कि यहाँ पे CO2 गैस बन रही है। क्या इस CO2 गैस के कारण हम आग को बुझा सकते हैं। तो एक प्रकार का क्या बन गया, अग्निशामक यंत्र। तो उसका नाम पड़ गया सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र। देखो होता कैसे है, जैसे ये आपका डिब्बा सा होता है, आपने देखा होगा, ऐसा होता है ना, यहाँ पर नली होती है और एक लीवर सा होता है। इसके अंदर 2 खाने होते हैं, पूरा एक बॉक्स डिब्बा सा होता है गोल, 2 खाने हैं। इसके अंदर तो रखा है सोडा और इसमें रखा है अम्ल। जैसे लीवर को दबाएंगे, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, सोडा और अम्ल। जब दोनों आपस में मिक्स होंगे तो ये बिक्री होगी, और कौन सी गैस बनेगी, CO2। तो इस नली से CO2 गैस निकलेगी, और CO2 गैस के कारण जो आग लगी हुई है बुझ जाएगी। क्लियर है भाई? तो ये सारे उपयोग हो गए। तीसरे देखते हैं अपन, दावन सोडा। पहला हो चुका है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड नंबर बेकिंग सोडा। तीसरा देखते हैं आप लोग, दावन सोडा। एक मिनट भाई, वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं हो जाएगा, ये फिर एक और वीडियो लेके आए। चलो देखते हैं, इसको तो कंप्लीट करवाते हैं दावन सोडा को, फिर 2 रहेंगे वो देख लेंगे, या तो नेक्स्ट वीडियो में, या फिर देख लेते हैं अभी ना। तीसरे नंबर पर है भाई दावन सोडा, वॉशिंग सोडा। तो वही बात, सबसे पहले लिखेंगे इसका रासायनिक सूत्र। कोई चीज़ कहीं पर भी समझ में ना आए भाई कमेंट कर देना, आपको नेक्स्ट वीडियो में चीज़ें बता दी जाएगी, है ना। कोई बात समझ में ना आए तो रासायनिक सूत्र होता है इसका Na2CO3.10H2। बात करते हैं रासायनिक नाम। रासायनिक नाम तो Na मीन्स सोडियम, CO3 का मतलब है कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट,
डॉट लगा के लिखा है 10 को बोलते हैं डेका, और डॉट लगाने के बाद जो जल के अणु होते हैं वो होते हैं हाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्लियर। अब बात करते हैं सामान्य नाम। तो सामान्य नाम होता है इनका कपड़े धोने का सोडा, या धोने का सोडा मतलब धोने का सोडा। अब देखते हैं बनाने की विधि। बनाने की विधि देखो, ये बनेगा बेकिंग सोडा से, है ना। और बेकिंग सोडा किससे बना है? NaCl के बना है, NaCl ना, तो उसी के मतलब उसी का यूज चल रहा है एक प्रकार से। तो ये आपने लिखा NaCO3 बेकिंग सोडा। तो जब बेकिंग सोडा जो होता है ना, इसको गर्म करेंगे, भी आपने देखा था बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो एक तो आपको प्राप्त होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, साथ में आपको जल और CO2 गैस। अब यहाँ आपने देखा था ना भाई, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया गया था, देखो जब बेकिंग सोडा को ऊष्मा दिया था तो ये प्राप्त हुआ था। तो वही तो बात है कि जब बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो Na2CO3 प्राप्त होगा, जल CO2 गैस। लेकिन हमारा सूत्र तो ये है Na2CO3.10H2, यानी देखो लगभग सेम सा तो आ गया है, सिर्फ डॉट लगा के जल के अणु और बाकी है। तो मेरी बात सुनो, डॉट लगा के जो जल के अणु लिखे होते हैं, जैसे यहाँ पे डॉट 10H2, इन्हें बोलते हैं क्रिस्टलन जल अणु। क्या बोलते हैं भाई? क्रिस्टलन जल अणु। और जब क्रिस्टलन जल अणु को वापस जोड़ना होगा किसी के अंदर, किसी यौगिक के अंदर क्रिस्टलन जल अणु को जोड़ना होगा तो जल से अभिक्रिया करवाएंगे और इसे बोलते हैं पुनः क्रिस्टलीकरण। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो Na2CO3 प्राप्त हुआ है इसका क्या करवा देंगे? पुनः क्रिस्टलीकरण, यानी इसकी जल से क्रिया। और जब पुनः क्रिस्टलीकरण करवाएंगे तो हमें वो प्राप्त हो जाएगा Na2CO3.10H2। क्लियर। लिखेंगे कैसे कि जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ ऊष्मा, गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, और इस सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से दावन सोडा प्राप्त होता है। ये बातें मैं लिख देता हूँ। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसका पुनः क्रिस्टलीकरण, करवाकर दावन सोडा प्राप्त किया जाता है, दावन सोडा प्राप्त किया जाता है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। जब बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, उसका पुनः क्रिस्टलीकरण करवाएंगे तो दावन सोडा प्राप्त हो जाएगा। पुनः क्रिस्टलीकरण का मतलब है जल से विक्रिया। कौन से जल से? क्रिस्टलन जल अणु से, जो डॉट लगा के लिखे होते हैं। अब बात करते हैं उपयोग। तो दावन सोडा का पहला उपयोग तो भाई घरों की साफ सफाई में, सिंपल सी बात है, घरों की साफ सफाई में। इसके अलावा सेकंड उपयोग सबसे इंपॉर्टेंट है ये ना, सेकंड उपयोग जल की स्थायी कठोरता हटाने में, जल की स्थायी कठोरता हटाने में। एक मिनट वीडियो वगैरह देख लेता हूँ, ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं हो गया, ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं। हाँ भाई यहीं पर रोकना होगा अपन को ना, इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर रोकेंगे। जल की स्थायी कठोरता हटाने में। और एक चीज़ और, कांच, साबुन
कागज उद्योग में भी इसका यूज होता है कुछ कुछ, कागज उद्योग में, घरों की साफ सफाई में, जल की जो स्थायी कठोरता होती है उसको उठाने में, और कांच साबुन में, कागज उद्योग में। जल की स्थायी कठोरता क्या होती है, इसको मैं डिटेल से लेसन नंबर 4 में डिस्कस करेंगे भाई ना, वहाँ पे पूरे डिटेल आएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जल की स्थायी कठोरता हटाने में कौन से सोडे का यूज़ किया जाता है, दावन सोडे का। वो 3 हो चुके हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, दावन सोडा। 2 और बच रहे हैं, एक तो आपका विरंजक चूर्ण और एक पीओपी। इन दोनों को ना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो भी लगभग थोड़ा लंबा हो चुका है और थोड़ी सी ना गर्मी भी है, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसे लगा आपको लाइक करके बताना ही है, साथ में कमेंट करना है प्यारे प्यारे, है ना, और वीडियो को अधिकतम शेयर करना है, बच्चों को जोड़ने भाई। और जल्द ही यदि आपकी डिमांड रही तो मैथ की क्लासेस चालू कर देंगे, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है भाई। लेकिन बच्चों को थोड़ा गेन करो ना, बच्चों को थोड़ा सा लेके आओ, क्राउड लेके आओ भाई ना, ठीक है। बाकी आगे जो भी बच रहा है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।